नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मित्र पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में नाटो के सेंटर में चाइना। नाटो के केंद्र में है अब चाइना कि किस तरीके से नाटो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। वो टाइम था कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के टाइम पर नाटो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन आप देखते हो, अटलांटिक महासागर, उसके उत्तरी क्षेत्र में जितने भी देश हैं, जिसमें एक तरफ तो उत्तर अमेरिका है तो दूसरी तरफ पश्चिमी यूरोप है, उसके सारे कंट्रीज़ ने मिलकर के लगभग सारे कंट्रीज़ ने मिलकर के ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया था। और क्या पॉइंट था उस टाइम पे? सोवियत संघ को रोकना, यूएसएसआर को कंटेन करना। आज यूएसएसआर तो देखो है नहीं, क्योंकि 1989 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था और उसके लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है रशिया। पर जो चैलेंज कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए लेड इस नेटो ग्रुप को, या जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको यूएसएसआर दे रहा था, आज वही चैलेंज चीन दे रहा है। तो ऐसे में नेटो के केंद्र में कौन आ गया? चीन। देखो, बात ऐसी है, इंटरनेशनल अफेयर की जब भी बात की जाती है तो नियंत्रण और संतुलन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। नियंत्रण का मतलब आप डेटरेंस भी ले सकते हो कि दो बड़ी पावर्स के बीच में इतनी ज़्यादा कंपटीशन कि एक पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल कि दूसरी भी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि एक दूसरे पर अटैक करने से वो डरे। इसको बोलते हैं डेटरेंस। या फिर आप पूरी सिचुएशन के अंदर कंट्रोल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हिटलर की तरह अगर किसी ने भी पोलैंड पे अटैक कर दिया तो एक और वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। तो ये नियंत्रण, साथ में संतुलन, बैलेंस, दोनों पावर्स के बीच में, दो पावर या कितनी भी पावर्स हों उनमें एक बैलेंस बनना ज़रूरी है। अगर एक बहुत अमीर, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया तो वो दूसरों के ऊपर अत्याचार शुरू कर देगा। इसका एग्जाम्पल है यूएसए। जैसे ही 1989 में यूएसएसआर का, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन होता है, विघटन होता है, रिजल्ट क्या है? यूएसए की हेजेमनी। यूएसए पावरफुल बन करके और आसपास के देशों के जितने भी वर्ल्ड ओवर कंट्रीज थे उनके ऊपर अपनी दादागिरी चलानी शुरू कर देता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गल्फ वॉर। ठीक है, जो खाड़ी युद्ध हुआ था जिसमें सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया था इराक की तरफ से। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव कायम कर रखने के लिए देखो, अमेरिका सहित यूरोपियन देशों ने अभी लगातार कोशिशें हमेशा से करते रहे हैं, जिसमें 1949 के टाइम पे अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर के एक संगठन को स्थापित किया जिसको हम बोल रहे हैं नाटो। जिसका प्राथमिक लक्ष्य क्या था कि उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में जो साम्यवाद फैल रहा था, क्योंकि यूएसएसआर जो था वो सोवियत था। सोवियत का मतलब हो गया, सोवियत वर्ड रशियन वर्ड है, तो ऐसे में सोवियत मतलब हो गया कि सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे थे वो, दैट मीन्स साम्यवाद को प्रमोट कर रहे थे। जबकि आपको पता है यूएसए और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है वो डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवाद, लोकतंत्र की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे। तो ऐसे में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अपनी कोशिशें कर रहे थे। उसी का रिजल्ट क्या था? 1949 में नाटो का एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन तेज़ी से बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यूरोप और अमेरिका की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए यह सैन्य संगठन, बेसिकली ये क्या था? एक मिलिट्री कॉपरेशन था, जिसमें क्या एग्रीमेंट था कि अजी टोटल जितने भी मेंबर्स हैं इनमें से किसी भी एक भी मेंबर पे अटैक होता है तो नेटो के मेंबर्स ये मानेंगे कि ये हमारे सब के ऊपर अटैक हुआ है, तो सब मिल करके लड़ेंगे उस एनिमी के साथ में। तो ये एक सैन्य संगठन और राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्य की ओर भी प्रवृत्त होता गया। अब धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे यूएसएसआर की रेलेवेंस है वो खत्म होती गई, सोवियत संघ की, तो यूरोप और अमेरिका के बीच में राजनीतिक और आर्थिक जो एक कोलैबोरेशन था, एंगेजमेंट थी, वो भी बढ़ने लग गई थी। बेसिकली जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता ना, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसका रिजल्ट ये रहता है कि दो पावर्स निकल के आती हैं। एक पावर यूएसए थी तो दूसरी तरफ यूएसएसआर। इनके बीच में फिर अपनी हेजेमनी, अपनी पावर को, अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। पिछले कई दशकों में देखो कि नाटो के लिए रूस एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब से इस्टेब्लिश हुआ 1949 से लेकर के 1989 तक मानो, या फिर उसके 1989 तक यूएसएसआर, और फिर उसके बाद में रशिया ने लेगेसी कंटिन्यू की थी। तो रशिया अपने आप में एक चैलेंज था। पर अब स्थिति बदल गई है कि सामूहिक सुरक्षा के सबसे बड़े और शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन, अगर आप वर्ल्ड में देखो तो एक खुद की कलेक्टिव जो सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सेफ्टी है, या फिर पावरफुल इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें नाटो एक नाम सबसे ऊपर मिलेगा। तो अभी फिलहाल
जो अभी शिखर सम्मेलन हुआ, जो समिट हुई है, उसमें चीन को सबसे बड़ा जोखिम मानते हुए सब लोगों ने आगे हाँ भरी और हमें कैसे भी करके कंटेन करना है चाइना को। ये बात हुई है नेटो की रिसेंट समिट में। और वहाँ पर उसके जो महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने ये अपने सदस्य देशों से कहा है कि चीन को हमें कंट्रोल करने के लिए अब सीरियस होने की ज़रूरत है और चीन को रोकने के लिए हमें नीति पर काम करने की ज़रूरत है। देखो, इसके पहले नेटो के कई यूरोपीय सहयोगी और सदस्य देश चीन को एक आर्थिक प्रतिद्वंदी की तरह देखते थे। पहले तो क्या था, केवल इकोनॉमिक कंपटीशन ही था कि चीन हमारे से आगे निकल जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, पर चीन से वो आर्थिक प्रतिद्वंदिता तो रखते ही थे, पर उनके साथ में चीन के साथ में अपनी एंगेजमेंट भी उन्होंने कंटिन्यू रखी। ऐसा नहीं कि ट्रेड बंद कर दिया अगर चीन के साथ कंपटीशन था तो। चीन और यूरोपीय संघ एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार भी थे और उनके बीच में बहुत अच्छे समझौते भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और व्यापारिक साझेदारी के अंदर आज अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन के साथ में चीन के जो एंगेजमेंट्स हैं वो अमेरिका को रिप्लेस कर चुके हैं। कोरोना महामारी के कारण प्रमुख साझेदार देशों के बीच में एक व्यापार भी घट गया। आपको पता है कितना ज़्यादा ग्लोबल सप्लाई चेन में चेंजेज आए हैं, जबकि चीन का जो व्यापार है वो बिल्कुल भी नहीं घटा। और एक चीन मात्र इकलौती ऐसी अर्थव्यवस्था रही जो कि कोरोना के चलते भी अपने आर्थिक विकास को बिल्कुल रुकते हुए नहीं देख रही थी। मतलब लगातार प्रोग्रेस है वहाँ पर। इसी तरीके से यही नहीं कि यूरोपीय संघ और चीन अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए लगातार भी कोशिश करते देखे गए हैं। तो ऐसे में ये सिनेरियो आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो लगातार चाइना की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। चाइना लगातार यूएसए को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में चैलेंज हुआ कि नहीं। अब ये बात आती है आगे, जब नेटो की और G7 की मीटिंग होती है और चीन को लेकर के एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। वजह कि चीन जो है अभी अपना एक अप्रत्याशित रुख अपना रहा है चारों तरफ, जिसमें एक तो है डेट ट्रैप, कर्जे की जो अपनी डिप्लोमेसी है उसका यूज़ करना। दूसरी तरफ चीन का अपने आसपास के रीजन में टेरिटोरियल एक्सपेंशन की क्षेत्रों को हड़प लो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के पहले तो देखो डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो उन्होंने देखो चाइना को, नेटो को भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी थी। तो ऐसे में एंगेजमेंट रुक गई। अब यूरोपियन कंट्रीज़ को क्या था, अब यूरोपियन कंट्रीज छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो उनको फिर बाद में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए उनको खुद को एक कोई ना कोई सहारा चाहिए था। ये मानो कि एंगेजमेंट हो, तो वो चीन के साथ में रिलेट करते रहे। अब पिछले 4 साल के अंदर इतना ज़्यादा यूएसए रिसीड कर गया, मतलब बैकवर्ड चला गया या पीछे हट गया, जिस पूरी जगह को फिर चाइना ने कैप्चर कर लिया। तो ऐसे में अभी जो करंट प्रेसिडेंट बाइडेन हैं यूएसए के, उन्होंने देखो सीधा कह दिया कि हमें अब कैसे भी करके चीन की इस चुनौती को रोकना है, नहीं तो चीन लगातार अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री को कंटिन्यू रखेगा और वो मुश्किलें हमारे लिए बढ़ती रहेंगी। और चीन को एक सामूहिक चुनौती भी बताया गया। अब आप देखो कि अमेरिका की चीन के प्रति जो आक्रामक और नियंत्रणकारी नीति को रोकना है, उसके लिए सारे ग्रुप ने, G7 ने और नेटो ने समर्थन किया है। आप देखो कि G7 के देशों ने भी चीन के शिनजियांग में उइगुर मुस्लिम्स के साथ में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, मानवाधिकारों का हनन होता है, उसके लिए भी ऑब्जेक्शन किया है। हांगकांग का मुद्दा हमने देखो प्रीवियस डिस्कशन में किया था, जिसमें क्या बताया जा रहा था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को बिल्कुल मारने की कोशिश कर रहा है चीन लगातार, बैक टू बैक। तो ऐसे में इन दोनों चीज़ों को लेकर, और वेस्टर्न कंट्रीज़ देखो ह्यूमन राइट्स पे और डेमोक्रेसी के लिए तो वो बात ही करते हैं, उनके लिए तो है ही ये चीज़ मेन थीम। इवन इंडिया को भी क्रिटिसाइज़ कर देते हैं इन दोनों मुद्दों को लेकर के। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो देखो यूरोप को एक तरीके से साइड कर दिया था, पर जैसे जो बाइडन अब आए हैं तो अब G7 के थ्रू और नेटो के थ्रू उन्होंने फिर से अपनी कॉपरेशन लगातार कर दी है। अब बात यह है कि चीन से निपटा कैसे जाए। क्या ये आसान बात होगी? जी बिल्कुल भी इतनी आसान बात नहीं है जितनी हम बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने यूरोप के कई देशों को व्यापारिक सहायता और कूटनीतिक सहायता के थ्रू अपने एंगेजमेंट्स में रखा है। मतलब पॉलिटिकली या फिर आप इकोनॉमिकली देखो, एंगेजमेंट कंटिन्यू रही है। और अमेरिका को लगता है कि आने वाले समय में चीन जो है वो यूरोप पर प्रभावित सामरिक संकट का कारण भी बन सकता है, क्योंकि एक बार अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे होने लग गई, आपने पॉलिटिकली वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर कराने शुरू कर दिया, तो फिर वो कभी भी अपने हिसाब से अपने पत्ते खोलना शुरू कर सकता है चीन। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को लगता है कि आने वाले समय में चीन का यूरोप पर प्रभाव सामरिक संकट को बढ़ा सकता है। अमेरिका की आशंका को बल चीन की साम्राज्यवादी नीतियों से ही है। अब देखो, साम्राज्यवादी नीतियाँ, दैट मीन्स
चीन अब नए तरीके के इंपीरियलिज्म की बढ़ रहा है कि कैसे भी करके मैं मेरी टेरिटरीज को कैप्चर करूं, मैं कैसे भी करके लाइक माइंडेड कंट्रीज को मेरे साथ में लूं, या फिर जो लोग हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं या जो लोग हमारी बात नहीं मानते हैं उनको डराओ धमकाओ, उनको कर्जे के तले दबा दो। ये आगे एग्जाम्पल देखेंगे। हम साउथ एशिया की तो बात करते हैं, दक्षिण एशिया में चीन, ये श्रीलंका की, पाकिस्तान की, मालदीव्स की ये बात करते ही ना। अब बात करेंगे यूरोप की। इस समय दक्षिण पूर्वी यूरोप में चीन ने अपना आर्थिक प्रभाव तेजी से बढ़ा लिया। अब दक्षिण पूर्वी यूरोप वो वाला एरिया है जो हिस्टोरिकली बड़ा अनस्टेबल रहा है, जिसमें बाल्कन रीजन आ जाता है, मेडिटेरेनियन सी जो भूमध्य सागर से लगा हुआ जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं, जो कभी यूगोस्लाविया के नाम से जाना जाता था, आज वहाँ पर छोटे छोटे टाइनी कंट्रीज़ वहाँ पर बने हुए हैं। और इस क्षेत्र में यूरोप और अमेरिका के लिए भी सुरक्षा दृष्टि से ये एरिया बहुत ही बड़ा, एक कह सकते हो सेंसिटिव एरिया है। कभी भी यहाँ पर कुछ भी अगर हो जाता है ऊपर नीचे तो फिर बाद में इसका असर यूरोप में और अमेरिका में देखने को मिलता है। और इसका सबसे मेन जो पॉइंट है वो है बाल्कन आइलैंड, बाल्कन जो रीजन है उसकी बात करें। अगर बाल्कन पेनिनसुला प्रायद्वीप की अगर बात करें तो एक तरफ जहाँ पश्चिम में उसके एड्रियाटिक सी है तो उसमें भूमध्य सागर और दक्षिण मार्मरा सागर है और साथ में काला सागर है, इससे वो सराउंडेड है। अगर इसको एक बार मैप पे देखें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर है, इधर ये टर्की आ गया और ये इधर मेडिटेरेनियन सी है। अब इसमें देखो ब्लैक सी है, इधर एजियन सी है, इसी का पार्ट है मार्मरा सी, और इधर आप देख सकते हो एड्रियाटिक सी। और ये पूरा का पूरा यूगोस्लाविया हुआ करता था, जिसका फिर टुकड़े टुकड़े होकर के ये छोटे छोटे कंट्रीज़ में से मोल्डोवा, रोमेनिया, बुल्गारिया, फिर इधर टर्की का भी छोटा सा इधर पार्ट आ जाता है। ऐसे ही नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस, अल्बेनिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, इसी तरीके से देखो क्रोशिया और स्लोवेनिया। ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर चाइना अपनी इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। और इस रीजन में अगर इंस्टेबिलिटी है तो देखो इसका असर पूरा का पूरा यूरोप पे देखने को मिलेगा। और अगर यूरोप अनस्टेबल है इसका मतलब अमेरिका अनस्टेबल है, नेटो अनस्टेबल है। ठीक है, तो ऐसे में हमने देखा कि एड्रियाटिक सागर, भूमध्य सागर, दक्षिण में मार्मरा सागर और काला सागर, इनसे घिरा हुआ रीजन है। चीन नए सिल्क रोड के जरिए इस क्षेत्र के देशों में न केवल अपना रुतबा बढ़ा रहा है बल्कि कर्ज कूटनीति, डेट ट्रैप जिसको बोला जाता है, या फिर चेक डिप्लोमेसी जिसको बोली जाती है, कि उन छोटे देशों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके उनको कर्जे तले दबाना और फिर उनमें अपनी मनमानी करना, जैसे कि श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट में किया चीन ने। तो ऐसे में कई देश जो हैं वो अपने प्रभाव, कई देशों में चीन अपना प्रभाव जमाने में इस तरीके से लगातार अपनी कोशिशें बढ़ा रहा है। कई देशों में तो चीन की कंपनियां जो हैं, बड़ी कंपनियां, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा आप देखो कि कर्ज के नाम पर चीन इन देशों में सैन्य अड्डे भी बनाता चला जा रहा है। यूरोप की सुरक्षा के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पिछले दिनों की अगर बात करें तो एक ग्रुप है CEEC, जिसमें चीन और मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच में एक सहयोग हुआ था। ये था एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को लेकर के। तो वहीं पर बाल्टिक ओशियन कंट्रीज में से एक है, बाल्टिक ओशियन हो गया नॉर्दर्न ओशियन के पास में, इधर नॉर्वे के पास की तरफ की बात कर रहे हैं ना। तो वहाँ पर लिथुआनिया एक कंट्री है। तो लिथुआनिया ने चीन के साथ में सिर्फ बिल्कुल अपने रिलेशंस ख़त्म करने की बात कही है कि चीन की लीडरशिप में जो CEC है ना, बोले ये यूरोप के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा एक अपने आप में घातक एक ऑप्शन है जो परेशान करेगा यूरोप को। तो चीन की आर्थिक नीतियों को ध्यान में रख करके उसने अपने आप को तुरंत बाहर निकलने के लिए, अपने आप भी निकल गया और बाकियों को भी कह दिया कि ये CEC जो है ना, ये चीन का गलत है, इसमें मुद्दे बड़े गलत उठा रहा है चीन और टारगेट इसके बड़े गलत हैं। चीन ने आपसी सहयोग के नाम पर 2012 में इस ग्रुप को बनाया था। ठीक है, अब गौर न्यूज़ क्या निकल के आ रही है वो देखो आप। लिथुआनिया की जो स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा और सेकेंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने नेशनल थ्रेट असिस्टेंट 2019 रिपोर्ट में ये बताया, इस बात का जिक्र किया कि चीन की जो आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ना, वो लिथुआनिया के अलावा दूसरे जो नेटो के कंट्रीज हैं या फिर यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, बोलो उनके लिए बड़ा घातक साबित होने वाला है। क्योंकि चीन की खुफिया एजेंसीज जो हैं वहाँ पर अपनी गतिविधियों को बहुत तेज़ कर चुकी है, कैसे भी करके पकड़ बनानी है उनको। तो चीन एक तरफ तो इधर
बाल्टिक ओशियन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बाल्कन रीजन की बात करें तो वहाँ पर यूनान, ग्रीस, हमने अभी देखा ना ग्रीस, वहाँ पर भी पिरेयस करके एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, वहाँ पर चीन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, नियंत्रण है पूरा। टर्की में भी तीसरे बड़े बंदरगाह के ऊपर चीन का बहुत बड़ा पकड़ है, जिस बंदरगाह का नाम है कुपोर्ट। ये लिख सकते हो आप, बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही दूसरे जो दक्षिण यूरोपीय बंदरगाह है वहाँ पर भी चीन का सहयोग अच्छा खासा है। इस प्रकार चीन का निवेश और हस्तक्षेप इसका दीर्घकालीन रणनीति का एक हिस्सा नजर आता है, जिसमें चीन जो है वो अपनी पकड़ लगातार बनाए रखना चाह रहा है। और इस चीज़ को देखो नाटो ने भी महसूस किया है। इस समय यूरोप में चीन जिस CEE योजना की हम बात करें जो 2012 में शुरू की थी, उसके तहत बाल्कन प्रायद्वीप के जो कंट्रीज जो हमने अभी देखे थे, सर्बिया, स्लोवेनिया, अल्बेनिया, बोस्निया हर्जोगोविना, इसी तरीके से बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक हो गया, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लातविया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवेनिया, ये वो कंट्रीज जहाँ पे पहले कभी कम्युनिज्म रह चुका है। ये ध्यान रखें, कोल्ड वॉर के टाइम पे USSR का इन्फ्लुएंस था इन कंट्रीज पे, और अब धीरे धीरे जैसे ही USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद में रशिया की इन्फ्लुएंस कम होने लग गई, प्रभाव कम होने लग गया, तो अब चीन अब इन पे पकड़ बना रहा है अपनी। ये देश मध्य आय सीमा वाले देश हैं जहां पर मिडिल इनकम के ज़्यादातर लोग रहते हैं। इसमें अधिकांश देशों में संसदीय प्रणाली, और संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ पर भी है इंडिया में, तो हम क्या करते हैं कि हाँ जी ओपन इकोनॉमी हमारी हो, तो ओपन इकोनॉमी का फिर फ़ायदा वहाँ पर चीन लगातार उठा रहा है। तो चीन राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए इसका फ़ायदा उठा रहा है। इन देशों में चीन का व्यापक निवेश हो रहा है, खुले हाथों से कर्जा दे रहा है, और वही बात है, अब खुले हाथों से कर्जा दे रहा है तो क्या वाकई में वो देश कर्जा चुका पाएंगे इतना बड़ा? तो उनकी संप्रभुता को ख़त्म कर रहा है, सॉवरेनिटी बिल्कुल ख़त्म। वहाँ के लोगों के ऊपर चीन का प्रभाव, चीन का दबाव बनता चला जा रहा है, और ये संकट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुका है। चीन के कर्ज के जाल में मोंटेनेग्रो ने तो बुरे हाल, मतलब मोंटेनेग्रो जो कंट्री है उसका तो बहुत बहुत बुरा हाल हो चुका है कि कर्ज चुकाने के लिए अब वो यूरोपियन संघ से मदद मांग रहा है कि चीन ने बहुत कर्जा दे दिया हमें, हम कर्जा चुकाने की काबिलियत नहीं रखते, हमें थोड़ा लोन दो। देखो कोरोना के टाइम पे चीन ने मास्क और टीका कूटनीति के माध्यम से इस क्षेत्र के कई देशों में पहुंच भी बनाई है, और चीन को टक्कर देने के लिए अब G7 कंट्रीज ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की बात की। और इसको देखो, जो बाइडेन ने जैसे ही बातचीत शुरू की तो इसका समर्थन करने की योजना भी अपनाई है सभी देशों ने जो कि G7 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि यूरोप के देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा मिले, और इससे चीन की जो निर्माण और व्यापारिक योजना जिसके तहत चीन अपनी खुद की पकड़ बनाना चाह रहा है उसको रोका जा सके। अब देखो संभावित इसलिए है क्योंकि G7 देशों के जो नेता अभी इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ये कहा है कि अगले साल तक गरीब देशों को हम कोरोना के टीके 1 अरब खुराक दान में देंगे। वजह क्योंकि चीन जो है ये मास्क और टीका डिप्लोमेसी के बेसिस पे अपनी पकड़ बनाया जा रहा है। तो ऐसे में G7 ने इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये कदम उठाया है। इसमें देखो 10 करोड़ खुराक तो ब्रिटेन देगा, इससे चीन की टीका सहयोग नीति का जवाब माना जा रहा है। इसके अलावा देखो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि चीन की आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य और तकनीकी दृष्टिकोण से अगर देखें तो चीन ही अमेरिका का एक संभावित प्रतिद्वंदी है, जो कि स्थिर और खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की निरंतर मिल रही चुनौती से पार पाने में सक्षम है। क्योंकि अभी आप देख सकते हो ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, या ओपन इकोनॉमीज की बात करते हैं, तो वो वेस्टर्न आइडिया है और चीन उसको लगातार चैलेंज कर रहा है। अभी एक तरफ देखो चीन जो है वो रूस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रतिद्वंदी बन के अमेरिका के सामने आया है, और ये शुरुआत हो जाती है देखो 2008 में, ठीक है। उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीन अपने आप को असर्ट करना शुरू करता है जब वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने आप को रिसीड करते हैं, अपने आप को बैक करना शुरू कर देते हैं। और बाइडेन इससे निपटने के लिए देखो यूरोप की ओर देख रहे हैं। दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जो नेटो के सदस्य नहीं हैं, लेकिन नेटो के सदस्यों से वो पहले मिलिट्री कोलैबोरेशन में काम कर चुके हैं। तो ऐसे में देखो बाइडेन ने चीन पर दबाव बढ़ाने की नीति को मजबूती से बढ़ाया है। नेटो और G7 के देशों की बात करें तो वो विश्वास दिलाने में भी कामयाब दिख रहे हैं कि हाँ वाकई में चीन जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो चीन की आक्रामक, असंतुलित और अस्थिरता वाली जो गतिविधियां हैं वो यूरोप को संकट में डाल देगी। इसलिए चीन को रोकना बेहद ज़रूरी है। तो इस डिस्कशन में, ये वीडियो में हमारा मेन जो कंटेंट था वो देखा कि किस तरीके से चीन अपनी इन्फ्लुएंस को यूरोप में बढ़ा रहा है, और कैसे हम इससे लर्न कर सकते हैं कि इंडिया के ऊपर आप क्या
मतलब इंडिया के तरफ भी जो पर्ल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रखी है, जिसमें एक तरफ ग्वादर पोर्ट है, एक तरफ हम्बनतोता पोर्ट है, एक तरफ चिटगांग पोर्ट है। हम्बनतोता पोर्ट हो गया श्रीलंका में, ग्वादर पोर्ट हो गया पाकिस्तान में, चिटगांग पोर्ट हो गया बांग्लादेश में, और सेम चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई कर दो सिटवे यहाँ पे चाइना में और म्यांमार में। तो ऐसे करके चाइना ने चारों तरफ से घेर रखा है इंडिया को भी। तो इंडिया इस चीज़ के लिए बिल्कुल कन्वर्जेंस रखता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू बने रहिए, हर संडे को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड हम बात करते रहेंगे। थैंक यू।